यूपी में पहले चरण के लिए नामांकन खात्मा। 8 सीटों पर 19 अप्रैल को डाले जाएंगे वोट। पश्चिमी यूपी में पहले चरण के लिए होना है चुनाव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव प्रचार का किया शंखनाद। मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में की ताबड़तोड़ रैलियां। प्रत्याशियों के समर्थन में मांगे वोट। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बढ़ा। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश नहीं लड़ेंगे चुनाव। लालू के दामाद को प्रत्याशी बनाने की तैयारी। रामपुर से मुरादाबाद तक सपा में बगावत शुरू। रामपुर में आजम खान ने खींची तलवार। मुरादाबाद में एसटी हसन ने अखिलेश के पाले में डाली गेंद। आईटीआई चाय वाला के बाद एलएलबी सब्जी वाला लड़की चर्चा में आई। अलीगढ़ में खुशबू कश्यप बनी मिसाल। दिन में ठेले के बाद रात में कर रही पढ़ाई। यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में होगी बारिश और 29-30 मार्च को बारिश की चेतावनी। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मसूरी चौहान। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा विधायक मनोज पांडे बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने। राज्यसभा चुनाव में मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी। ऊंचाहार विधानसभा से सपा विधायक है मनोज पांडे। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से मिले हैं सपा विधायक मनोज पांडे। बीजेपी मुख्यालय में गृह मंत्री अमित शाह भी इस बीच मौजूद रहे। तो राज्यसभा चुनाव में ऊंचाहार विधानसभा से सपा विधायक है मनोज पांडे और मनोज पांडे की इस मुलाकात के कई अहम मायने निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, क्या अपडेट है, क्योंकि इस मुलाकात को लेकर कई कयासबाजी लगती हुई नजर आ रही है, क्या मायने? बिल्कुल, देखिए सेना प्रमुख है मनोज पांडे और उनकी जो मुलाकात आज अमित शाह के साथ जिस तरीके से हुई है उससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अभी इस बात की आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है उसको लेकर राजनीतिक हलचल जरूर शुरू हो गई है। बिल्कुल, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व से सपा विधायक मनोज पांडे की ये मुलाकात को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर भारतीय जनता पार्टी की अगर मजबूती के लिहाज से देखा जाए तो कितना बल मिलता हुआ नजर आ रहा है? प्रवेश, देखिए सीधे तौर पर मैं बता दूं कि जब राज्यसभा चुनाव की बारी आई थी तो उसमें मनोज पांडे ने क्रॉस वोटिंग की थी और कहीं ना कहीं सभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इनका जो रुख है हो सकता है कि वो बीजेपी की तरफ जाए और ऐसा ही देखने में आ भी रहा है कि जिस तरीके से वो मुलाकात कर रहे हैं तो उसको लेकर पूरे जो राजनीतिक हलचल में कयास है वो यही लगाए जा रहे हैं कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस मुलाकात को लेकर ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बढ़ते आगे, केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली है और ईडी को जवाब मिला है। दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। कोर्ट ने 2 अप्रैल तक को जवाब दाखिल करने को लेकर कहा है और 3 अप्रैल को कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। तो कोर्ट ने 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। 3 अप्रैल को कोर्ट में अगली सुनवाई और इस सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है फिलहाल ये देखना होगा, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से अरविंद केजरीवाल रिमांड पर हैं और ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए अब समय मिला है और तारीख भी दी गई है। कोर्ट ने 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तो अभी देखना यह होगा कि पूछताछ में कौन से ऐसे तथ्य निकलकर सामने आए जिसके आधार पर ईडी ने रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट को अब कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। तो ईडी को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।
तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से लगातार जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो रोष और नाराजगी निकलकर सामने आ रही है, दूसरी तरफ अब सवाल इस बात का कि क्या मुश्किलें कम होंगी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि लगातार सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या अब दिल्ली की सत्ता कौन चलाएगा। प्रवेश शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रवेश, अब देखा जाए तो ईडी को समय दिया गया है और कोर्ट ने कहा है साफ तौर पर कि अब रिपोर्ट पेश की जाए। देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुबह जब सुनवाई शुरू हुई थी तो तब से लगातार जो है सबकी नजरें बनी हुई थी और अरविंद केजरीवाल ने आज कोर्ट में सीधे तौर पर ये अपील की कि उनको रिहा कर दिया जाए, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, सुबह के वक्त पहले तो ईडी के वकील ने जो है थोड़ा सा समय मांगा कि चार्जशीट में या ये कहें अपील में क्या मांग है, किस लिए ये अपील लगाई थी। उसके बाद कोर्ट ने वो बात मानी और फिर उसके बाद कोर्ट ने फिर सुनवाई शुरुआत की और उसमें सीधे तौर पर जो है मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से मना कर दिया है। लगभग 4:30 बजे के आसपास फैसला आया है। उसमें अगली तारीख रखी गई है जिसमें 3 अप्रैल को फिर से सुनवाई होगी और देखने वाली बात है कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके की आशा थी या ये कहें कि उनको उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो सकी है। जी बिल्कुल प्रवेश, दूसरी तरफ सीएम दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी के बाद से लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, आज सुनीता केजरीवाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार अब 31 मार्च को आह्वान इस बात का, क्योंकि बड़े पैमाने पर एक प्रदर्शन की भी तैयारी की जा रही है और दूसरी तरफ राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। बढ़ते आगे, कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग पर प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने अगुवाई की और सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। ज्ञापन में एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कही है और राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर ये मांग की गई है। चुनाव में सीबीआई ईडी की कार्रवाई रोकने की मांग की गई है। विपक्षियों की गिरफ्तारी और लोकतंत्र के लिए इसे खतरा बताया गया। डीएम को ज्ञापन सौंपकर पूर्व प्रमुख ने ये मांग की है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख बीजेपी पर जमकर बरसे और कहा कि बीजेपी में जाने वाले हो तो साफ सुथरे हो जाते हैं। आज लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जहां हर व्यक्ति को संविधान के अंतर्गत अपनी बात कहने का हक प्राप्त है। लेकिन आज सरकार के खिलाफ कोई बोलता है तो सरकार उसका मुंह बंद करने के लिए सीबीआई और ईडी का प्रयोग करती है। किस तरीके से विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है आप देखें। चुनाव के पहली बार इतिहास में दो मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया गया। मैं ये नहीं कहता कौन ईमानदार कौन बेईमान। ये कार्रवाई चुनाव के बाद भी हो सकती है, चुनाव के पहले भी हो सकती है, पहले हो सकती थी। रुक करते हैं अगली खबर का, गोंडा का रुख करते हैं। गोंडा से खबर सामने आ रही है। 14 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आ रहा है। शौच के लिए गई हुई थी नाबालिग से दुष्कर्म किया गया। इस दौरान झाड़ियों के पीछे ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों ने रोते बिलखते युवती ने परिजनों की आपबीती बताई और कार्रवाई, हालांकि परिजनों ने इस बात की तहरीर थाने में दी है और कार्रवाई की मांग की गई है। कौड़िया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। पुलिस ने हैवान दरिंदे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और कौड़िया क्षेत्र का ये पूरा मामला, आगे की कार्रवाई जारी है। 2024 को थाना कौड़िया में एक व्यक्ति ने लिखित तहरीर दी कि उसकी नाबालिग बेटी के साथ एक लड़के ने दुष्कर्म किया गया। उसकी इस लिखित तहरीर के तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। लड़की का मेडिकल कर लिया गया है। नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और आवश्यक अन्य विधिक कार्रवाई की जाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की और योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को मथुरा, मेरठ, गाजियाबाद में तूफानी दौरा किया। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल और मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के पक्ष में प्रबोधा वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ब्रजवासियों को सरकार की उपलब्धियां गिनाई और वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर की भी चर्चाएं की। मोदी की गारंटी का भी जिक्र किया, कहा कि मोदी की गारंटी से हर काम संभव है। मेरठ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मेरठ विकास का मॉडल बनकर उभरा है और कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सदैव के लिए समाप्त हो गई। गाजियाबाद पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीएम सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं हैं, जनता ने नतीजे पहले ही तय कर लिए हैं। भारत आज एक नए भारत के रूप में जाना जा रहा है, जहां युवा की आजीविका की तीन व्यवस्था भी है, तो आम जनमानस की आस्था का सम्मान भी है, जहां पे हमारी पौराणिक विरासत के संरक्षण का कार्य भी हो रहा है, तो विकास के साथ आम नागरिक को जोड़ने का कार्य भी हो रहा है, जहां पे प्रत्येक नागरिक को, हर बेटी को, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी भी है, तो जहां पर अन्नदाता किसान को, भारत की प्रतिभाशाली युवा को विकास के अभियान के साथ जोड़ने की गारंटी भी है। ये गारंटी यही मोदी गारंटी है। मित्रों, जो बिना भेदभाव के 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानता है, 140 करोड़ लोग जिस व्यवस्था के साथ जुड़ करके भारतवासी होने में गौरव की अनुभूति करते हैं। एक नया चेंज है और बहनों और भाइयों, यही परिवर्तन जो मेरठ में है, आज पूरा देश उस परिवर्तन का साक्षी बन रहा है। आज उन्हीं का साक्षी बन रहा है, इसलिए देश के अंदर एक आवाज उठ रही है। केवल सपने नहीं बल्कि हकीकत बुनते हैं और इसीलिए लोग बार बार मोदी को चुनते हैं। मोदी जी को इसीलिए बार बार लोग चुन रहे हैं क्योंकि मोदी जी ने वो करके दिखाया है। दुनिया के अंदर भारत के पासपोर्ट की कीमत बढ़ गई है। भारत के 140 करोड़ लोग जब दुनिया के अंदर किसी देश में जाते हैं, आज सम्मान की निगाहों से दिखाई देखते हैं लोग। 2014 के पहले स्थिति नहीं थी। 2014 के पहले जब कोई भारत का व्यक्ति बाहर जाता था, लोग शक की निगाहों से देखते थे, लेकिन आज परिवर्तन हुआ है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बेहतर हुई है। आज उग्रवाद, नक्सलवाद, आतंकवाद प्रभावी नियंत्रण हुआ है। आपने देखा होगा बचपन से भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता एक ही नारा लगाते थे, कश्मीर के बारे में नारा लगता था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। ये सच भी था, नहीं होना चाहिए। किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र को एक विधान से चलना होगा, एक प्रधान चलाएगा, एक विधान होगा, लेकिन सरकारें हिम्मत नहीं कर पाती थी। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई, कश्मीर में आतंकवाद भी समाप्त हुआ, पत्थरबाजी भी समाप्त हुई और धारा 370 भी सभी में समाप्त हो। देश के अंदर जो चीजें चल रही हैं, हर व्यक्ति, विपक्ष के पास भी बोलने के लिए कुछ नहीं है। पहला चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में हर व्यक्ति पहले से आसामित है। 18वीं लोकसभा और 18वीं लोकसभा के लिए होने वाले चुनाव के प्रति पहले से ही तय है। एक तरफ फैमिली फर्स्ट को लेकर के इंडी गठबंधन है, तो दूसरी तरफ एनडीए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए
नेशन फर्स्ट की थ्योरी के साथ आपके सामने है, देश के सामने है। एक तरफ जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने वाला इंडी गठबंधन है, और दूसरी तरफ गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को बिना किसी भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ कार्य करने वाला एनडीए मोदी जी के नेतृत्व में है। मोदी मतलब 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि का लाभ देने वाला। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। ताला और तालीम के शहर अलीगढ़ में भी अन्य शहरों की तरह सब्जी की दुकानें और ठेले हर गली नुक्कड़ में देखने को मिल रही हैं। लेकिन अलीगढ़ के नौरंगाबाद इलाके में सड़क किनारे लगने वाला एक सब्जी का ठेला अपने नाम के कारण चर्चा में है, और ये LLB सब्जी वाली के नाम से फेमस है। और इसे LLB कर रही कानून की छात्रा खुशबू कश्यप चलाती हैं। आखिर कैसे इस पेशे में आई, देखिए यह रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में LLB कर रही खुशबू कश्यप एक सब्जी की दुकान चला रही हैं। वे 6 लोगों के परिवार को पालने के लिए ये सब कर रही हैं। खुशबू जज बनना चाहती हैं, इसलिए वे विवेकानंद कॉलेज ऑफ लॉ से पढ़ाई कर रही हैं। मैं अपने पिताजी का हाथ बटा सकूं और अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी बहनों की पढ़ाई के लिए, अपने भैया की पढ़ाई के लिए खर्चा निकाल सकूं। तो मैं सुबह 8 बजे कॉलेज जाती हूँ, उसके बाद 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, फिर उसके बाद कोचिंग जाती हूँ। कोचिंग जाने के बाद 4 बजे आती हूँ यहाँ पे। 4 बजे के बाद फिर मैं 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ पे बैठती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी करती हूँ रात को 12 बजे तक। खुशबू की दुकान पर आने वाले ग्राहक भी उनकी मेहनत से बहुत खुश हैं। वे खुशबू की कामयाबी की कामना करते हैं। यहाँ पर सब्जी लेने आते हैं, जैसे हम वकील साहब के नाम से जानते हैं, ये हमें अच्छी तरह सब्जी देते हैं और अच्छे से इनकी पढ़ाई हो कि हम कुछ मेहनत कर इनको करते हैं। अच्छा, जिस तरीके से LLB सब्जी वालों के नाम से यहाँ मशहूर है, तो कैसा लगता है आपको, क्या कहते हैं? हमें अच्छा लगता है कि हमारी बहन बेटियाँ इतनी अच्छे तरीके से पढ़ाई का कार्य करते हैं, अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं। काम, शिक्षा और जीवन के बीच सावधानी से सामंजस्य बैठाते हुए खुशबू अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ रही खुशबू कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा मुरादाबाद से रुचिवेरा को लोकसभा चुनाव 2024 का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद समाजवादी पार्टी के मौजूदा सांसद डॉक्टर ST हसन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव का जो फैसला उन्हें कबूल है, और उसके साथ ही टिकट उनका किसने काटा, क्यों काटा, ये तो काटने वाला ही बता सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 23 मार्च 2024 तक स्थिति साफ हो पाएगी। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन था। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन करा है। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। एक पार्टी 2 लोगों को सिंबल दे रही है। देखिए क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ही बता सकते हैं। करने का कुछ ना कुछ कारण होता है, क्या आपके नोटिस में आया ये बता? जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझे वैसा करेंगे। लखनऊ से एक बड़े नेता को भी यहाँ पे आना था, क्या आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई। वो गालिबन रामपुर के लिए आए थे। क्या माना जा रहा है आपका? मैंने कहा नहीं, ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए ना।
हसन जी के द्वारा पहले नामांकन किया गया था और फॉर्म ए भी जमा किया गया था, लेकिन आज रुचि वीरा जी के द्वारा नामांकन किया गया। उसमें उन्होंने फॉर्म ए भी जमा किया, जिसमें एच हसन के जो पहले फॉर्म ए भी जमा किया था उसको निरस्त करते हुए हमारे पास फॉर्म ए भी आया हुआ है। यानी अधिकृत जो हैं वो रुचि वीरा जी। हाँ, अब अधिकृत प्रत्याशी रुचि वीरा। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। राजधानी लखनऊ से खबर। पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त और वरिष्ठ पत्रकार श्री ज्ञानेंद्र शर्मा का दुखद निधन हो गया और लगभग 80 वर्ष के थे। विगत कुछ समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उनका उपचार लखनऊ के एक चंदन अस्पताल में चल रहा था। वहीं आज उनका निधन हो गया और उनके निधन से संपूर्ण पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। श्री शर्मा झांसी के मूल निवासी थे और 70 के दशक में लखनऊ आए हुए थे। समाचार भारती के ब्यूरो प्रमुख रहने के बाद नवभारत टाइम्स और जागरण में उच्च पद पर कार्यरत रहे और उनके आकस्मिक निधन से शोक की लहर व्याप्त है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर सहारनपुर से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नामांकन सभा में शामिल हुए और नामांकन सभा में बीजेपी के मंत्रियों और विधायकों और नेताओं ने डिप्टी सीएम का स्वागत भी किया। बीजेपी प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा के नामांकन सभा में हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। नामांकन सभा के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से उठकर लोग सड़कों पर उतरकर आज नामांकन सभा में आए हैं, उसे देखते हुए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी राघव लखनपाल शर्मा प्रचंड बहुमत से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि सहारनपुर की जनता का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। सहारनपुर लोकसभा सीट पर जिस ढंग से जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग लाखों की संख्या में सड़क पर निकले हैं नामांकन सभा में, हम दावे के साथ कह सकते हैं कि यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय राघव लखनपाल शर्मा जी प्रचंड बहुमत से जीत करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में जा रहे हैं। एक तरफा चुनाव है, विपक्ष की पूरी तरह से जमानत जब्त हो रही है। राघव लखनपाल शर्मा जी की जीत मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की जीत है, उत्तर प्रदेश के कानून के राज की जीत है। मैं सहारनपुर के लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। कैराना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी ने आज अपने प्रस्तावकों एमएलसी वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेश राणा, जिलाध्यक्ष तेजेंद्र निर्वाल और आरएलडी विधायक प्रसन्न चौधरी के साथ कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर रविंदर सिंह के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। प्रदीप चौधरी ने कहा कि विपक्ष ने हमेशा से ही जनता को डराकर वोट हासिल किए हैं और आज डबल इंजन की सरकार में महिलाएं अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं और कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण रूप से अपने एजेंडे पर काम कर रही है। किससे मानते हैं आप? हम लोग अपना काम करते हैं और पिछली बार भी हम लोग अपना काम करते चले गए और अब फिर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर संयुक्त प्रत्याशी के रूप में हम लोगों ने नामांकन किया है और जिस प्रकार का उत्साह, जिस प्रकार का जोश लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है और उसका परिणाम आने वाले समय में लोग देने का काम करेंगे। 19 तारीख में बड़े उत्साह के साथ लोग वोट डालने का काम करने जा रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।